नमस्कार, मैं हूं भंवर पुष्पेंद्र और जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जनमंच एक ऐसा मंच है जहां पर हम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, सवाल तलाशते हैं और उन सवालों के जवाब भी तलाशते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो रक्षक के ऊपर उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, वो रक्षक है हमारे बचपन की, हमारे जन्म की, हमारे वात्सल्य की, हमारी ममता की, हमें दशा और दिशा देने की, और सबसे बड़ी चीज़ कि संसार की, इस दुनिया की रक्षक कहलाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक जननी, एक पत्नी, एक बहन, एक माँ, कुल मिलाकर एक महिला की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी सुरक्षा को लेकर आजकल सवाल खड़े होते हैं। जब वो किसी डगर पर जाती है तो उसके कदम हल्का सा अंधेरा देखकर डगमगाने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना उसमें पल रही होती है। वो असुरक्षा की भावना कहाँ से आई, किसने जन्म दिया, क्यों वो असुरक्षित है? जो इस पूरी दुनिया की रक्षक है वो अगर असुरक्षित है तो फिर सवाल खड़े होते हैं और तौहीन का विषय होता है हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए एक तमाचा होता है। चलिए हम सवालों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निशा सिद्धू जी से। निशा जी, आप सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं को लेकर आप बहुत सारे काम करती हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो इस पूरी दुनिया की रक्षक है उसकी सुरक्षा को लेकर इतने सवाल उठते हैं और हम दिन ब दिन हमारा पायदान महिला सुरक्षा को लेकर, हमारे राज्य का पायदान खिसकता जा रहा है, क्या वजह मानती हैं? मुझे लगता है पहली बात तो हमारे देश का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें ये कहा गया कि हम भारत के लोग, उसमें भारत की महिला या पुरुष नहीं इंगित किया गया। तो हम भारत की नागरिक हैं, हमें क्यों अंधेरों से डर लगे, हमें क्यों बच बच के निकलना पड़े। हम उतनी ही समानता रखते हैं जितना हमारे पुरुष साथियों को है। तो सोच बदलनी है, समाज की बदले। दूसरा सवाल बार बार रक्षा और सुरक्षा का उठता है, तो उसमें मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो भी सरकार हो, इसकी ही हो, उसकी जवाबदेही बनती है। पूरे प्रदेश की बात करें, ऑल ओवर तो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और वो घटनाएं मासूम बेटी से लेके बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ घट रही हैं। तो कोई सवाल या प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं किए जाने चाहिए। सामाजिक व्यवस्था और सरकार कैसे उनको बचाएं, कैसे वो बचें। तो जितने संवाद, जितने डायलॉग हम अपने बेटियों के साथ करते हैं कि तुम ऐसे रहो, ऐसे कपड़े पहनो और अंधेरों में ना निकलो, झुंड में जाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो, तो वो जरा बेटों के साथ भी संवाद करें कि तुम्हें औरतों के साथ कैसे पेश आना है, कैसे बेटियों के साथ इज्जत और सभ्यता का रिश्ता आपको रखना है, कैसे उनका सम्मान करना है। जिस दिन ये बात में समझ आ जाएगा तो उस दिन किसी बापू या बाबा के प्रवचन की आवश्यकता नहीं होगी और चोट उस पे करने की जरूरत है कि हम अपने व्यवहार में तब्दीली लाएं। जी बिल्कुल निशा जी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि संवाद होना चाहिए और सवाल खड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि संवाद हो और उसके अंदर दशा और दिशा बदलने की बात हो। 70 साल से ऊपर हमें आज़ाद हुए हो गए, आगे कब ये हालात बदलेंगे? बेशक हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, हम उस दौर में नहीं हैं। तब मात्र सत्ता थी, अभी पैट्रियार्की है। कंट्रोल किसके पास है, नियंत्रण किसके पास है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ और आर्थिक तौर पे सक्षम हूँ, तब भी फैसले जो है वो तो मुझे घर के पुरुषों से, घर के बड़ों से पूछ के करने पड़ते हैं कि मैं ये खरीदूँ या ना खरीदूँ, ये मैं लूँ या ना लूँ, ये संपत्ति खरीदनी है या नहीं। कोई भी सवाल है, फैसले हम वहाँ से लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हर तरह से तब्दीलियां आने की आवश्यकता है, तब अपराध भी रुकेंगे। और जिस समानता की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस अवधारणा की बात कर रहे हैं और संविधान की जो मूल आत्मा है, तो वो तब जाके सही मायनों में हम उसमें सक्षम हो पाएंगे और तभी इस तरह के क्राइम पे थोड़ा रोक लगेगी। साथ साथ बेटियों की शिक्षा की बात, बेटियों के जन्म की बात, उनको जीने तो दीजिए। सवाल तो बहुत खड़े करते हैं और व्यवहार में या प्रत्यक्ष में हमारा जो भेदभाव होता है वो हमको दिखाई देता है। और उनके शिक्षा के सवाल, भाई कैसे आप इतनी महंगी शिक्षा कैसे ले लेंगे? आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल की तो बाढ़ ला दी। क्या हर माँ बाप सक्षम है अपने बेटे बेटी को इतनी महंगी फीस दे के पढ़ाने के लिए? तो वो कहीं ना कहीं फिर किसी और भी अग्रसर होते हैं। तो हर तरह से चौकन्ने रहने की, और सरकारों के एजेंडे में सिर्फ नारों तक सीमित ना रहे, सिर्फ पर्दे नहीं टंगे होने चाहिए कि अब की बार इसकी सरकार, उसकी सरकार और बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। वो प्रत्यक्ष में कहीं दिखाई देने चाहिए बेटियों के साथ कि ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। बेटियों की शिक्षा बिल्कुल फ्री,
चाहे वो किसी भी डिप्लोमा में जाएं, कोई भी डिग्री करें, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, होर्डिंग से निकलकर सारे नारे बाहर आने चाहिए हकीकत के धरातल पर, और जब फैसले खुद महिलाएं लेने लगेंगी तब जाकर ये फासला ख़त्म होगा। अगला सवाल मेरा आपसे है, अर्चना जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप एक मुकाम पर आई हैं, एक राजनीतिक पार्टी के मुकाम पर आकर आज बैठी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आपको सामना करना पड़ा होगा। क्या परेशानियाँ एक महिला को आती हैं इस स्तर तक पहुँचते पहुँचते, ये आपसे बारीकी से मैं जानना चाहूँगा। देखिए, सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। महिला किसी भी क्षेत्र में जाए, उससे अपने आप को पुरुष की तुलना में 2 बार या 2 गुना प्रूव करना पड़ता है। अभी हमारे सामने पुलिस ऑफिसर बैठी हैं, सोशल सर्विस में काम करने वाली महिलाएं हैं, और चैलेंजिंग जो जॉब्स होते हैं, मुझे लगता है आर्मी, पुलिस, पॉलिटिक्स, ये सारे होते हैं जिसमें कि इनको माना जाता है कि मेल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में यदि महिला काम करती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसे सावचेत भी रहना पड़ता है और अपनी एबिलिटी को भी प्रूव करना पड़ता है, यानी एबल वीमेन उसको मानते हैं और उसके आधार पर उसे उन एरियाज़ में इंडक्ट किया जाता है। यानी एबल वीमेन, यानी आप उसको क्राइटेरिया को अलग करते हो कि पुरुष तो पुरुष है, लेकिन महिला को क्षेत्र में आने के लिए एबल होना ज़रूरी। इस पर सबसे बड़ी आपत्ति होती है। और जहाँ तक इस दौर में मैंने कहाँ से कहाँ पहुँची, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका विवरण एक छोटे से प्रोग्राम में नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो वो महिला सुरक्षा ही होनी चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जिसमें आपने कहा, निशा जी भी बोल रही थी कि होर्डिंग्स में नारे होते हैं, कभी कहा जाता है हमने ये कार्ड इशू कर दिया, महिला को मुखिया बना दिया परिवार का, और कहा गया कि महिला के लिए रिजर्वेशन कर दिया जॉब्स में, उसकी पॉलिटिक्स में उसका रिजर्वेशन हो गया, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। लेकिन इसे बेसिक चूक कहाँ है, उसको सिक्योरिटी आपने नहीं दी। जो महिलाएं किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाती हैं उनके लिए तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आम महिला के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती है, चाहे सरकारी क्षेत्र में भी करती हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, उसकी सबसे बड़ी दुविधा कहाँ से शुरू होती है कि जब वो अपने घर से इस कॉलेज के लिए निकलती है या दफ्तर के लिए निकलती है, तो सबसे सुगम रास्ता जो होता है वो सबसे दुर्गम प्रतीत होता है उसको, क्योंकि फप्तियाँ, जिसे हम ईव टीजिंग कहते हैं, वो उसका सामना करती हुई वहाँ तक पहुँचती जो उसकी आत्मा को निरंतर छलनी करता है। उसके बाद, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मानव शास्त्र क्या कहता है कि जब मानव की उत्पत्ति के इतिहास को देखा जाए, ह्यूमन इवोल्यूशन को, तो जब मानव आदम युग में था तब ये विभेद नहीं था महिला पुरुष का, तब महिला के ऊपर पुरुष के हावी होने का वर्चस्व की स्थिति नहीं थी। मानव के मस्तिष्क के परिष्कृत होने के साथ महिला के उत्पीड़न और उसके दमन की कहानी शुरू होती है। सबसे बड़ी विडंबना है, ये हमारे आधुनिक होने पर सबसे बड़ा तमाचा है। जी बिल्कुल, हम जितने आधुनिक होते जा रहे हैं उतने ज़्यादा हम लोग कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न की तरफ, महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं संकुचित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समाज के सीमित दायरे इसके लिए बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। अजीत मामडोली साहब के पास मैं जाना चाहूँगा। अजीत साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप काफ़ी सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, क्या परेशानियाँ एक महिला के लिए आती हैं? महिलाओं को लेकर भी आपको बहुत आवाज़ उठाते हुए हमने सड़कों पर देखा है, लेकिन कब तक सिर्फ हम आवाज़ ही उठाते रहेंगे? और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेटियों की आवाज़ जो है वो घुटन महसूस कर रही है, दम निकल गया है उनका। देखिए पुष्पेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं सरकारें बनाती हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकारें हों, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों, लेकिन वो योजनाएं उन महिलाओं तक, उन छात्राओं तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती हैं सरकार से, और जो हकदार है उस चीज़ को पाने का, उसके बीच में जो सिस्टम की गड़बड़ियां हैं, उस सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं महिलाओं का या छात्राओं को, मेरी बहनों को, उनसे भी मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी उनके पास सीमित संसाधन हैं उन्हीं में वो रह कर के अपनी शिक्षा को पूरा करें, आज के इस युग की चकाचौंध में ना जाएं, और जो संस्कार हमारे देश में पाए जाते हैं, विश्व को पूरे को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदुस्तान की नारी है वो सबसे अलग है। और सभी सरकारों को इस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए कि छात्राएं और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। जब तक हम उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं देंगे तब तक मेरे हिसाब से इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के माहौल के लिए सिर्फ पुलिस जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ सरकारें जिम्मेदार नहीं हैं,
आम नागरिक को, आम जनता को भी ऐसी चीज़ों में सहयोग करना चाहिए। और कई बार हमें देखने को मिला है कि कई बार इस तरह के झूठे प्रकरण भी सामने आते हैं, तो उनमें भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो वास्तविक पीड़ित है उसको न्याय मिल सके और उसको उस नज़र से देखा जा सके। चलिए अर्चना जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक पुरुष के नाते उन्होंने अपनी भावना को अभिव्यक्त किया, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये ठीक बात है कि महिला उत्पीड़न समाज की देन है, लेकिन ये एक लीवे भी देता है उन जिम्मेदार लोगों को जो शासन और प्रशासन में बैठे हैं कि इसे सामाजिक बुराई बताकर अपने कर्तव्य की तीसरी करते हैं। इससे अब समय आ गया कि सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, और यही कारण है कि जब कोई घटना घटती है तो सबसे सहूलियत बड़ा, सबसे सुपरफिशियल जवाब ये आता है कि साहब ये तो समाज में बैठे कापुरुषों की जो कह सकते हैं कुत्सित सोच है उसका परिणाम है। लेकिन उस सोच पर कानून के इकबाल का जो डंडा होना चाहिए, डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, उसकी कमी उन्हें उन अवसरों के निर्माण की या उन अवसरों की उपलब्धता के आधार पर उसके साथ दुष्कर्म करने की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्राइम्स हैं, इन पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इन क्राइम्स को कमिट करने वालों को अगर ये लीवे मिल जाता है कि साहब ये सामाजिक बुराई है, तो मैं समझती हूँ सबसे अनअकाउंटेबल ये जवाब होगा। तो मैं कहना चाहूँगी मामडोली जी, आपकी बात सही है, आप पुरुष होने के नाते महिलाओं के प्रति सद्भावना रखते हो, लेकिन अब इस रेटोरिक को बदलना पड़ेगा कि सामाजिक बुराई है और इसके लिए हम इसके शमन के लिए काम करें। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जहाँ खत्म होती है वहाँ महिला के उत्पीड़न का रास्ता जो होता है वो साफ होता जाता है, खुलता जाता है और उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, ये अवधारणाएं परिवर्तित होनी चाहिए, ये कहना है। एक जैन साहब के पास मैं आऊँगा। जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कानून की निगाहों से कहाँ तक आप देख पाते हैं ये पूरा जो मामला चल रहा है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं? कि बात तो बरसों से ये की जा रही है कि महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाएगा। हर आदमी ये कहता है कि हर सरकार ये कहती है कि हमारी पहली प्रायोरिटी है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। और जब कोई घटना होती है तो एक नया कानून बना दिया जाता है। छेड़छाड़ की घटनाएं बनी तो एक गरिमा हेल्पलाइन बना दी गई, कोई नया कानून आया तो एक नया कानून बना गया, दहेज उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी तो एक 498 लाया गया। और थोड़े दिन बाद हमारी मानसिकता ने उन सारे कानूनों को ज़मीन पर ला दिया। 50% आबादी का जो इम्पोर्टेंट जितने भी सेक्शन है सोसाइटी में, उसमें प्रतिनिधित्व कितना है? राजस्थान हाई के उच्च न्यायालय में 2 महिलाएं जजेज हैं 50 की कैपेसिटी के लेकर। पुलिस में क्या रिप्रेजेंटेशन है, डॉक्टर्स में क्या रिप्रेजेंटेशन हैं? सिर्फ आपने घरेलू नौकरानी बनाकर रख रखा है महिलाओं को। और जब बात करते हैं, कोई नया कानून लाते हैं तो 3 या 4 या कुछ गिनती के उदाहरण हो जाते हैं। जब उस कानून का मिसयूज़ कर लिया जाता है तो पूरे के पूरे कानून को स्क्रैप कर दिया जाता है। आज कितनी महिलाएं हैं जो पुरुषों की तरह या लड़कों की तरह रात को अकेले घर से बस में आ सकती हैं? कितनी महिलाएं हैं जो हिम्मत कर पुरुषों दिन में नहीं आ पाती हैं? जैन साहब, दिन में नहीं आ पाती है, एक भी दिन में भी नहीं आ सकती हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि 2013 से पहले किसी लड़की का पीछा करना या तिरछी नज़र से देखना कोई अपराध ही नहीं था। 2013 में निर्भया कांड के बाद 354 में ये संशोधन करके ये अपराध जोड़े गए। उससे पहले जब तक आप कोई अभद्र शब्द नहीं कहो तब तक, और वो भी एक बड़ा साधारण सा अपराध बना हुआ था। और उसके बाद इसको लागू करने के लिए क्या किया जा रहा है? इन सारी स्थिति में बात ये, बहुत पहले हमने कानून बना दिया कि बेटी को बराबर हक होगा पिता की संपत्ति में। कितने उदाहरण बता दें? आधा प्रतिशत भी उदाहरण नहीं मिलते जहाँ बेटियों को हक मिला होगा पिता की संपत्ति में। और यदि कोई मांगने जाती है तो उसमें सारे किस्म के लांछन आने लगते हैं। सर, बार बार आरोप लगा कि सब जब भी आते हैं, कभी कोई मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देता है कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, छोटे कपड़े पहनकर नहीं चलना चाहिए, सिर ढक के चलना चाहिए, औरतों को बुर्का पहन के निकलना चाहिए। सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन औरतों पर। मानसिकता खराब तो पुरुषों की है, अपराधियों की है। और आप लड़कों पे तो कोई बैन नहीं लगाते कि आप गर्दन नीची करके चलेंगे। आप आदमियों पर तो बैन नहीं लगाते कि आप किसी गलत बस में बैठकर नहीं जाएंगे या किसी दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो ये जो मानसिकता है कि लड़कियों को शालीनता में रहना चाहिए, लड़कियों को अपने वस्त्र सही रखने चाहिए। आपने पुरुषों के लिए तो कोई ड्रेस कोड कभी बना के नहीं दिया आपने। आखिर ये जो कहनी और करनी में जो फ़र्क है, हम 1000 कानून बना के ले आएंगे, पर जब इम्प्लीमेंट, आज भी महिला डेस्क पर महिला सिपाही नहीं मिल रही है, बयान लेने के लिए जाते हैं। कभी कोई झूठा केस हो जाता है तो उसमें शोर मचा दिया जाता है, कानून का मिसयूज होता है। किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये अपराध करने की जरूरत क्यों आके पड़ी है? अगर एक बाप की कोई 10,000 रुपये की कमाई है और उसको बेटे और बेटी में से बड़े स्कूल में पढ़ाना है, तो क्या कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा जहाँ उसने बेटे को छोड़ा और बेटी को पढ़ाया है?
और फिर जिसके मन में पढ़ने की इच्छा है, यदि उसने कोई गलत काम बना लिया तो आप उसको ब्लैकमेलर और अपराधी और सब कुछ बता देंगे। और जो गलत काम करने जा रहे हैं वो सबके सब दूध के दूल्हे हैं। आपने उनसे नहीं पूछा कि वो तो गलत काम कर रही थी, आप क्या करने गए थे वहाँ पर? जी बिल्कुल क्या जैन साहब, दर्ज करने आपको गए मैं थे? यहाँ बस रोकना बात। चाहूँगा। और मैं बात कर, जैसे कि जैन साहब बता रहे थे कि निर्भया कांड के बाद में कुछ कानून बने, लेकिन क्या हर कानून बनाने के लिए किसी एक निर्भया की जरूरत पड़ेगी? एक बड़ा सवाल है। जिस तरह पुलिस की महिला डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी नहीं मिलती हैं, जिस तरह का जैन साहब बता रहे थे, तो कब इनका प्रतिशत बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में। अब हम सीधे चलेंगे शिल्पा जी के पास, जो कि पुलिस अधिकारी हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। शिल्पा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह के सवाल उठे कि निर्भया के बाद ही कानून बनते हैं, लेकिन कब निर्भय होंगी वो लड़कियाँ? कब उनको सुरक्षा का माहौल मिलेगा? क्या निर्भया का इंतजार करता रहेगा कानून? महिला डेस्क पर पुलिसकर्मी नहीं होते हैं, आपको भी उनसे रूबरू होना पड़ता होगा इस तरह की परेशानियों से, क्योंकि आप पुलिस में हैं और जिस तरह से आप सेवाएँ दे रही हैं। तो कब ये फासले दूर होंगे? क्या करना पड़ेगा इन फासलों को दूर करने के लिए? पुष्पेंद्र जी, जैसे अपनी पूरी जनसंख्या की 50%, 40%, हमें जितना भी आप कंसिडर कर लें, 60% कर लें, उतनी महिला हैं। और आपने रक्षक शब्द यूज़ किया है, तो रक्षक ही अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। और जैसा जैन साहब ने बताया कि निर्भया के बाद में, ये 2013 के बाद में जो कानून बने, ये बिल्कुल सही है। आज राह चलते किसी लड़की को टच कर दिया जाता है, उसको कुछ ना कुछ कमेंट्स कर देंगे या ईव टीजिंग या जो भी हम नाम देते हैं, तो उसके बाद में 354 जो सेक्शन है हमारे, उसके अंदर काफ़ी हद तक उसको कवर किया गया है कि लेडी के ऊपर, उसकी मॉडेस्टी के ऊपर कुछ भी अगर होता है तो वो लेडी बेफिक्र होके अपनी ओरली, लिखित में कोई भी इस तरह से आप थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं। और बाकी नाबालिग बालिग के लिए काफ़ी लॉज हैं। जहाँ तक मेरे को ये लॉज के बारे में बताया, ये जो यूथ है हमारा, ये मेरे को लगता है काफ़ी हद तक अनअवेयर है अभी इन सब चीज़ों से। 376, 354 ही हम सेक्शन जानते हैं, हमारे पास में कितने अलग अलग कानून हैं। ये हमारा जो यूथ है, स्पेशली गर्ल्स हैं, ये बिल्कुल अनअवेयर हैं इन सब चीज़ों से। तो मैं सबसे पहले तो जो युवा है, युवा में भी जो लड़कियां हैं, इनसे ये कहेंगे कि आप क्यों इतना पुलिस से भय रखते हैं? क्यों हमारे चोट लगती है, हम हॉस्पिटल तो ज़रूर जाते हैं, तो क्यों हम छुपाते हैं उस चीज़ को, क्यों पी जाते हैं? तो उसको ना पी के, और जो हमारे को कानून दिए गए हैं उसमें हम आगे बढ़े। जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक वो पुरुष आपका इसी तरह शोषण करता रहेंगे। आज इतना हाईटेक हमारा जयपुर कमिश्नरेट है, जहाँ तक मैं राजस्थान की निवासी हूँ तो जयपुर की ही बात करूँगी, जयपुर पुलिस की बात करूँगी। और इतनी सुविधाएं, इतने हमारे पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें तुरंत रातों रात हम काफ़ी, मतलब 2-3 दिन के अंदर किसी केस को ट्रेस आउट कर देते हैं। तो क्यों वो महिला अपने आप को असुरक्षित और अकेला फील करती है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चलूँगा सीधा निहारिका जी के पास। निहारिका जी, जब मैं पढ़ता था 6ठी या 7वीं क्लास में, मैंने एक दोहा पढ़ा था कि हाय अबला तेरी यही कहानी, सीने में है दूध और आंखों में है पानी। लेकिन जब जब ये अबला शब्द मैं सुनता था तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता था। ये क्या है? इस शब्द के पीछे क्या है? अबला जिसने पूरा संसार रच दिया, उसको अबला कैसे कह दिया? ये तो आदमियों की धारणाएं हैं कि महिला को आज भी अबला कहता है, जबकि मैं सोचती हूँ कि उससे जितना ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। जो एक आदमी को पैदा कर सकती है, एक लड़के को पैदा कर सकती है, पूरी सृष्टि रच सकती है, वो कभी अबला नहीं हो सकती है। अबला बनाने के लिए ये पुरुष समाज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, तो इन लोगों के अनुसार लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ घर की चौखट पे ही लांघनी नहीं चाहिए या कपड़े छोटे नहीं पहनने चाहिए। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा। दूसरी चीज़, शिल्पा जी ने एकदम सही बात बताई मेरे को कि पुलिस हेल्पलाइन पे फ़ोन करना चाहिए जो भी है। पर मैम, आई एम सॉरी टू से, फ़ोन मैंने ट्राई किया था कम से कम 3 बार, एक बार भी फ़ोन नहीं उठा, क्योंकि उस टाइम मेरे को भी ब्लैंक कॉल्स कहीं आ रहे थे। तो मुझे किसी ने बताया कि एक बार गरिमा हेल्पलाइन को कॉल करें। मैंने 3 बार ट्राई किया है, पूरी रिंग गई है, फ़ोन नहीं उठा है। तो लड़कियां इसी वजह से भय के कारण भी नहीं करती, क्योंकि पुलिस स्टेशन में उनके साथ में इतनी गंदी लैंग्वेज में बात की जाती है जो लड़कियां नहीं सहन कर सकती हैं। जो लड़की पीड़ित हो जाती है, पीड़ित होने के बाद में आप उसको वही चीज़ बार बार टीज करते हैं, वो नहीं कर पाएगी।
वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस स्टेशन में अगर आप लोग उससे बात करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा पोलाइट होना ज़रूरी है। आज मुझसे भी कोई बात हो जाए तो मैं भी शायद पुलिस स्टेशन ना जाऊँ, क्योंकि वो डर है कि पुलिस स्टेशन में आपसे बहुत गंदी तरीके से बात होगी। वो एक डर जो है वो आप लोगों को मिटाना है। और दूसरी चीज़ की ये बात सही है कि फ्रॉड केसेस भी लेडीज़ करती हैं, जिसकी वजह से जो विक्टिम है उसके तरफ हम लोग न्याय नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हमारी हालत ये हो गई है कि हम लोग यूज़ भी मिसयूज़ करने लगे हैं कानून का, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं कई जगह ये भी कहना चाहूँगी कि महिला की दुश्मन भी महिला बनती जा रही हैं, और बेचारे आई थिंक आदमियों को भी थोड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब जो कुछ केसेस मैंने आके देखा है इंडिया में, मैंने कदम रखा, मुझे सही में बहुत डर लगा 2-3 केसेस देखने के बाद टीवी में। और मैं बाहर आराम से घूमती हूँ, खुले घूमती हूँ, रात को 12 बजे भी आती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, मेरे को कोई भय नहीं रहता। सो मैं ये कहना चाहूँगी, नाली अमला नहीं है, उन्हें खुद को शक्ति के साथ में उठना होगा। कभी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है हमें। और चलिए आपको यहाँ रोकते हैं। अबला कहकर दुनिया वाले बलाएं देते हैं, लेकिन दुल्हन के जोड़ों में बेटियों को जलाए देते हैं। आपसे मेरा सवाल, निशा जी, आपसे मेरा सवाल। मैं यहाँ 2-3 सवाल उठ रहे हैं। एक तो पहनावे को लेके, तो मुझे देखो भी, मेरा तो स्पष्ट मानना है, बेटियों को तो हम ये कह के डाइवर्ट कर देते हैं कि तुम तो पश्चिम सभ्यता से, यूरोपियन कल्चर से प्रभावित हो। तो भाई हमारे बेटे और भाई तो महान भारतीय संस्कृति में रह रहे हैं ना, तो ये अपराध क्यों हो रहे हैं? तो जरा उधर भी ताक झांक कर लीजिए। सवाल कानून का है, कितना त्वरित न्याय मिलता है ये हम सब जानते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्टें बनी हैं, लेकिन वहाँ पे भी वही लंबा प्रोसीजर है, वही विटनेस बॉक्स में भी खड़ा करना पड़ेगा आपको, उन सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। एक चीज़ और भी उठ रही है, तो कि ये ऐप लॉन्च कर दिया, ये फेसबुक और ट्विटर पे है, ऐप लॉन्च हो गए, बहुत अच्छी बात है। जो उसका इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूर उसमें मदद लें। लेकिन मेरे तो मोबाइल की बैटरी ही डिस्चार्ज हो गई। हाँ, मेरे तो मोबाइल बंद है, मैं कैसे मदद लूँ? मेरे तो नेट पैक ही नहीं है, वो तो इंटरनेट से चलेगा। तो सुविधाएं वो हम प्रदान करें जो व्यवहारिक हों, जिसमें सीधे सीधे बेटियां अप्रोच कर सकें। सवाल तो उसका भी होता जो 9 महीने की दूध मुही बच्ची है और उसके साथ कुछ घटना घट जाती है, तो वो कैसे चिल्लाएगी? कहते हैं कि आप चिल्लाइए, आप प्रतिरोध कीजिए। कैसे प्रतिरोध करेंगी बेटियां? तो कुछ तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा हमको, धरातल पे जरा रह के हम बात करें। बिल्कुल हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप लाने से या कोई साइट खोल देने से उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती, हो सकता है कि बैटरी चली जाए, और यहाँ तो पूरे सिस्टम की बैटरी बैठ चुकी है, अगर ये देखा जाए जिस तरह से लोगों की बात आ रही है। चलिए इसी बैटरी को फिर से चार्ज करने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका जनमंच में स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि सिस्टम की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, अब कौन सा चार्जर उसमें लगना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में तीसरे पायदान पर आ गया है, और शायद इंतज़ार हो रहा है कि वो पहले पायदान पर पहुंचे, क्योंकि सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है उससे तो यही लगता है कि शायद उसके और पायदान ऊपर चढ़ने के इंतज़ार किया जा रहा है। हम चलेंगे सीधे आपसे बात करेंगे, आपका कुछ सवाल इस मुद्दे को। देखिए, मेरा सवाल आम जन से इस बात को लेके है कि हम हमेशा कानून के सहारे क्यों बैठे हैं, क्यों हम हमेशा प्रशासन के सहारे बैठे हैं? हम अपनी बच्ची को, अपनी ही बेटी को जन्म से ही ये भावना भरें कि बेटा तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, निर्भीक रहो, आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर इतना होना चाहिए कि कल अगर तुम कहीं जा रही हो, परिस्थिति का सामना स्वयं करो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नारी अबला नहीं है। आज क्यों बना रहे हैं हम उसको कमज़ोर कि बेटा बच के चलना, रात में मत चलना? जाइए आप रात में, बिल्कुल रात में जाइए, परिस्थिति जो भी हो आप सामना कीजिए, सामना करेंगी। ये जगह जगह नारी जागरण मंच लगाए हुए हैं, जगह जगह NGOs काम कर रहे हैं। हम उन बच्चियों को आत्मस्वाभिमानी बनने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए एक ट्रेनिंग दें, जिससे कि काउंसलिंग नॉट ओनली काउंसलिंग बट उनको ट्रेनिंग दें और वो चीज़ सिखाएं। उदाहरण स्वरूप पुलिस उनकी दोस्त बने, स्कूलों में, कॉलेजेस में, या कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट जाएं जिनमें पुरुष भी साथ हो, नॉट अकेली महिलाएं नहीं जाएं, क्योंकि फिर वही भावना आएगी कि महिला को काउंसलिंग करने के लिए महिला पुलिस कांस्टेबल आई है।
नहीं, वहाँ पुरुष भी जाएं और बैठ कर के उनको फ्रेंडली बात करें। प्रशासन भी अगर कोई जा रहा है तो फ्रेंडली बात करें। ये अगर समाज में एक डर का माहौल ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, बच्चियों में जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसके बाद में पुरुषों को पैदा करने वाले हम औरतें हैं। पुरुषों को बचपन से ये सिखाएं कि औरत की आप इज्जत नहीं कर रहे हो, आप सुरक्षा प्रोटेक्शन। चलिए बिल्कुल, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। इनका कहना है कि शुरू से बचपन से उसको निर्भय बनाया जाए ताकि किसी को मरने के बाद या फिर उस पर अत्याचार होने के बाद निर्भया कहने की उसको जरूरत नहीं पड़े, बचपन से उसको निर्भया बनाया जाए। और स्नेहलता जी से मैं सीधा सवाल करूँगा, स्नेहलता जी, किस तरह से स्नेह पैदा हो इन सब पूरी तकरार के बीच में? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं एक स्कूल चला रही हूँ और ये परिस्थिति अब ज़्यादा आने लगी है बजाय पहले। हम ये सोच रहे हैं, हम दिनों दिन होर्डिंग्स भी चला रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी चला रहे हैं, लेकिन जैसे दहेज प्रथा बढ़ती जा रही है ऐसे ही बेटी पे शोषण भी बढ़ता जा रहा है। मैं स्कूल चला रही हूँ, मैं तो स्कूल की स्थिति को देख के आपको ये बता रही हूँ कि लड़कियों को हम कह तो रहे हैं शिक्षा दीजिए, लेकिन लड़कियों को शिक्षा देने के लिए पेरेंट्स डर रहा है। जब वो आता है तो वो कहता है कि मैडम हम कैसे मान ले सेफ़ है, यहाँ तो आप बैठे हैं प्रिंसिपल पे, तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमारी बच्ची सेफ़ है, लेकिन ड्राइवर से सेफ़ नहीं है, ऑटो वाले से सेफ़ नहीं है, टीचर्स से सेफ़ नहीं है। तो हम बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे पढ़ाएं, किस तरह से पढ़ाएं? तो मेरा तो यही मानना है कि अगर जैसे हम एक शैम्पू और एक साबुन खरीद लेते हैं एक ऐड से, तो उसी तरह से अगर एक क्रिमिनल को सज़ा मिलती है और ऐसी सज़ा मिले कि जिसे सब देखते रह जाएं और उसको देखकर हर कोई आदमी में भय हो जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अगर लड़की भी गलत है तो उसे भी सज़ा देने का हक है कि उसे भी सज़ा दी जाए, और अगर लड़का है तो उसे भी ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा उठ के वो ऐसा काम ना करे। जी बिल्कुल, एक युवा नेता हमारे साथ हैं जितेंद्र जी, उनसे बात करेंगे। जितेंद्र जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह की बात होती है, आप यूथ हैं और एक यूथ संगठन की जिम्मेदारी आपके पास है, किस तरह एक यूथ अपने कदम आगे बढ़ा सकता है इस पूरे मामले को लेकर? मेरा कहना यही है कि अपने जो भी भाई और बहनें जो भी एक दूसरे का साथ दें, अगर कोई ऐसी गलती होती है किसी बहन के साथ तो उसका पूरा सहयोग करें, और जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो उसका परिणाम नहीं आएगा। सरकार तो आपके सामने सब कुछ पता है, गृह मंत्री जी जैसे कह रहे हैं कि ये काम तो आपके पिछली सरकार में भी होते थे। आप पिछली सरकार को क्यों तो कोसते हो? आप अपने आप को देखें, आप क्या कर रहे हैं। चलिए, सरकारों से हमें कोई सरोकार नहीं है, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। आपसे प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह आप एक अच्छी भागीदारी निभा सकते हैं, एक यूथ होने के नाते, एक समाज के अंग होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते? पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को कि देखिए, हर आदमी शुरुआत करना चाहता है, भाषण देना चाहता है। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, महिला पुलिस भी बैठी है और सभी बैठे हैं। चाहते तो ये कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन दूसरे घर में, मेरे घर में नहीं हो। तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। हर घर में बेटा बेटी अपने घर में होते हैं, मेरे भी एक बेटा बेटी है, आप उसको शिक्षा ऐसी दीजिए, अगर वो गलत करता है तो माँ बाप भी उसको इतना मारे कि पुलिस नहीं मारे, पर उसने गलत किया कैसे? बेटी के साथ बेटी उसकी भी है, बेटा उसका भी है, तो आप घिनौनी हरकत अपने घर में से ही होती है। आप उसको शिक्षा ऐसी दें, वातावरण ऐसा पैदा करें। पुलिस क्या करेगी? पुलिस अपने दूर तक जाएगी, लेकिन आप बेटा बेटी में फ़र्क समझ रहे हैं। अभी भी लोग कहते हैं कि बेटी भैया वंश कैसे चलेगा, बेटा बेटी में कोई फ़र्क मत समझो, बेटा बेटी में अभी भी फ़र्क होता है। गांव ढाणी में चल जाओ, सरकारें कुछ भी कहें, कांग्रेस बीजेपी से बात नहीं है, बात यह है बेटी की सुरक्षा की। लेकिन हमको सजग रहना पड़ेगा, बेटी और बेटे में फ़र्क खत्म करना पड़ेगा, और भगत सिंह खुद के घर में पैदा करना पड़ेगा, जब जाके ये देश बदलेगा। जी बिल्कुल, तब जाकर देश बदलेगा। इनका कहना है कि हमें थोड़ी सी चेतना लानी होगी, थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि हम बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करें। कई बेटे बेटियां भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। कोई सवाल अगर आप में से करना चाहता हो, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पहली बात यह है कि हम सिर्फ महिलाओं को ही क्यों कहते हैं, हम सिर्फ मर्दों को ही क्यों कहते हैं कि अपनी सोच बदलिए। हम महिलाओं को, ऐसी बहुत सी महिलाएं भी हैं जिन्होंने पेट्रियार्की मान ली है अपने अंदर कि नहीं, हम पेट्रियार्की, मर्द तो ऐसे हैं तो वो तो करेंगे ही हमारे साथ, हम महिलाएं हैं ये तो हमारे साथ होता आ रहा है। तो हम महिला को भी पेट्रियार्की का मना कर देना चाहिए कि अब हम नहीं सहेंगे ये सब। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ यही नहीं, हम कल ही महिला पुलिस थाना गए थे, वहाँ पर हमें पता लगा कि महिलाएं, एक केस दिया था जहाँ पर 4 साल से वो लोग किसी एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जहाँ पर वो लोग कहती हैं कि एक दिन उस महिला ने कहा कि अब मुझे ज़बरदस्ती मैं नहीं सह सकती है, तो उसने एक रेप केस उसने दर्ज किया था। तो फिर बाद में उससे आकर जो पुलिस थाने में कांस्टेबल थी, उसने कहा
कि हम तो भारत में रह रहे हैं, हम अमेरिका में नहीं रह रहे, तो ये तो महिला की गलती है, ये मर्द की कोई गलती नहीं है। तो अब जब हमारे पुलिस वाले ही अब ऐसे अगर हमें ट्रीट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे। पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। आपने बिल्कुल सही बताया। और जहाँ तक कार्य प्रणाली की बात है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ये हर डिपार्टमेंट में, हर प्रशासन में, पुलिस में इस तरह से हो सकता है आपको किसी ने जवाब दिया हो। जहाँ तक आपका ये लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रश्न है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि कोई भी महिला का पूर्व आचरण पूछने का कोई हक नहीं है, चाहे 376 हो, चाहे 354 हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप का हो, वो रह सकती है। वो जब राजी थी तो दोनों पक्ष राजी थे, महिला और पुरुष दोनों ही राजी थे, खाली महिला उसके पीछे थोड़ी गई थी, पुरुष भी तो उसको ले जा रहा साथ में, तो दोनों का था। जब अनबन हो गई तो उसको पूरा राइट है कि वो अपने अत्याचार को बिल्कुल बखान कर सकती है। तो इसमें अगर आपके साथ में कोई पुलिस थाने में इस तरह से अगर जवाब दिया है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बाकी इस तरह से अपन हक से लड़ सकते हैं। कोई भी महिला, कोई भी पीड़िता अगर जाती है तो बिल्कुल एसएचओ की ड्यूटी है कि वो उसको बिल्कुल इम्तिहान से सुनेगा। महिला कांस्टेबल सुनेगी, लेडी ऑफिसर सुनेगी, एसएचओ सुनेंगे और उच्च अधिकारी सुनेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह का आपने जवाब दिया। और कोई सवाल आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर इंसान खुद अपनी जिम्मेदारी समझे कि उसको कैसे रहना है समाज में, तो वो खुद सेफ है। अगर वो इंसान खुद ही गलत है तो उसके साथ और भी बुरा होता जाएगा। ये चलिए, नेचर होता है और कोई इंसान का। सवाल उधर से? 2012 में निर्भया रेप कांड के बाद जो भी बिल लाया गया, उस बिल में इस बात का कोई प्रावधान नहीं था कि रेप जैसे जो कि संगीन अपराध है, रेप जैसे संगीन अपराध में फांसी या मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था। और समय समय पर मांग उठती रही है कि रेप जैसे संगीन अपराध में मृत्युदंड या फांसी का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की ये महिलाओं की रेप बहुत ही ज़्यादा संगीन अपराध है और इसके लिए मृत्युदंड होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह का ये कह रहे हैं कि मृत्युदंड होना चाहिए। हालांकि कानून में सुधार की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, क्योंकि पूरी आत्मा उसकी छलनी हो जाती है, कदम कदम पर अपने को असुरक्षित महसूस करती है। और जिस तरह से दरिंदगी के साथ रेप जैसे, बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं, तब उसकी आत्मा तक मर जाती है, और वो भी किस्तों में। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा रहेगी जारी। जनमंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब हम फिर बात करेंगे इसी मुद्दे पर। इस बार हम जानेंगे इन सारे सवालों के समाधान, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और पूरा एक सारांश निकालने की कोशिश करेंगे आज के जनमंच का। कोई सवाल इस तरफ से कोई कुछ बोलना चाहता हो? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें ऐप ला दें, जो टेक्नोलॉजी ला दें, उनसे पूरा विराम नहीं लगा। जब तक कानून प्रणाली में सुधार नहीं होगा, किसी के साथ रेप जैसी घिनौनी अत्याचार भी हो जाए तो वो घर से बाहर निकल के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराने नहीं जाते, क्योंकि उनको न्याय पाते पाते वो हार जाते हैं अपने न्याय पाने के लिए। तो कानून प्रणाली में सुधार होना चाहिए इस कानून। चलिए, कानून प्रणाली में सुधार हो। इधर से कोई यस, माइक दीजिए प्लीज। सब बात करते हैं, एक्चुअली में लड़कों के अंदर भी डर पैदा हो गया। वो किसी की हेल्प ही नहीं कर पाएगा, उसको डर रहेगा कि पुलिस वाले। अभी शास्त्री नगर की एक घटना हुई, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको ऑटो वाले ने परेशान किया, तो मैं चला गया, बोले तू कौन है, कहाँ से आया है, तू क्या लेना देना, तेरा क्या लेना देना है। मैंने बोला सर मैं फ्रेंड हूँ। बोले फ्रेंड, अच्छा कैसे फ्रेंड है। तो ये सब इसका क्या जवाब दें भाई? हमको ही चोर बना दोगे तो फिर हम कब तक क्या कैसे लड़ें? वो अकेली गई, फिर वो अकेली गई तो भी उसकी नहीं सुनी, तो फिर कैसे करें? हमको भी हमारे सीनियर्स के पास जाना या नेता के पास जाना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। तो इसका कोई कुछ होना चाहिए भाई, सबको चोर नहीं समझ। बिल्कुल, जैन साहब आप क्या कहेंगे इस पर? बात सबसे बड़ी बात है कि और सारी जो समाज सुधार और ये सब, ये तो बड़ी व्यापक बातें हैं, परंतु जस्टिस डिलीवरी सिस्टम प्रॉम्प्ट और इम्पोर्टेंट होना चाहिए। पर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का मतलब सिर्फ अदालतें नहीं है। केस रजिस्ट्रेशन से लेके, जैसे बार बार उदाहरण आ रहे हैं कि पुलिस में किस तरह की मानसिकता से सुनवाई होती है, किस तरह का अनुसंधान होता है, किस तरह से कंप्लेनेंट को और शिकायतकर्ता को डील किया जा सकता है। तो हमारी पुलिस को और अदालतों को और साथ ही अपीली अदालतों को भी संवेदनशील बनाना पड़ेगा। निर्भया कांड 2012 का है और 2017 में भी अभी तक सजा अंतिम नहीं हुई है। अफजल गुरु को फांसी देने के लिए तो इस पूरे देश में हंगामा मचा सकते हैं राजनीतिक दल, पर निर्भया कांड में जिसने इस देश की दिशा बदल दी है, उसके मामले में अपराधी अभी भी खुले घूम रहे हैं। खुले घूम तो नहीं घूम रहे जेल में, पर उनको सजा अब तक नहीं हुई। इसके लिए कोई मांग कहीं नहीं उठी, इसको कोई जल्दी करने की कहीं कोशिश नहीं की जा रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सोशल जस्टिस सिस्टम
जो है उसको, जिसके जितने भी पार्ट हैं, चाहे पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉयर्स हैं, जो भी हैं, अभी एक बहुत बड़ा कांड हुआ है जिसने पूरी की पूरी लॉयर सोसाइटी को ही बदनाम करके रख दिया। कुछ लोगों ने जिन्होंने अपना धंधा बना लिया, हालांकि इन लोगों को अब निकाल दिया गया है, पर इस तरह की ब्लैक शिफ्ट हर जगह है। पर सबसे बड़ी बात है कि मैं संवेदनशील और सिंसियरिटी से इन सारे मामलों को करना पड़ेगा, तब जाकर कम से कम कुछ परिवर्तन हम ला सकें। जी अर्चना जी। देखिए, जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश उद्वेलित हुआ, और वैसे कांड मुझे लगता है बहुत जगह होते हैं, लेकिन वो एक नज़ीर बना, और नज़ीर बनने के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2012, और उसके बाद जो ये पीछे कह रहे थे कि उसमें डेथ पेनल्टी ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर में उस प्रोविज़न को भी किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब किसी के हाथ सोने के होते हैं और उसके पैर लोहे के होते हैं, यानी बाहुबल और धन बल, तो उस अवस्था में और पुलिस की अगर भूमिका ऐसी हो जाए कि जो रेप केस है उसको मॉलेस्टेशन में दर्ज करने की उसकी नीयत होती हो, और जो स्टॉकिंग और ऐसे केसेस को तो संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो उन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं जो ऐसे क्राइम्स को करते हैं। तो ऐसी अवस्था में सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ वो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। अब निर्भया कांड के लोगों को अभी तक फांसी नहीं हुई, इस चीज़ की संवेदनाएँ क्यों कम हो गई? क्योंकि ये घटनाएँ आम हो गई हैं, और जब आम हो जाती है कोई चीज़ तो उसकी संवेदना मीडिया में जब तक बनी रहती है तब तक संवेदनाएं उसकी ज़िंदा रहती हैं। दूसरा कांड आती है उसके प्रति संवेदनाएं कम हो जाती हैं। तो ये सारी समस्या मनोवृत्ति की है। तो वो जो कह रहे थे ना कि हम कमोडिटी के रूप में महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं, ये जो कहते हैं एम्पावर्ड वीमेन है, यही कमोडिटी के रूप में अपने एडवर्टीजमेंट में पैसे के अर्जन के तौर पर जाती है। उन्हें कोई बाध्य नहीं कर रहा, क्योंकि जो टेलीविज़न पर आता है वो तो सब सेंसर्ड चीज़ें होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों पर विवेचना करने के स्थान पर हमें सबसे पहले, जो जैन साहब कह रहे हैं, कि अभियोजन पक्ष मजबूत हो, त्वरित हो कार्रवाई और अंजाम तक पहुँचे। और इनकी बात जिसको वो बता रही है कि जब एक किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार से हम प्रभावित होते हैं तो सज़ा, जब कांड होता है तब समाचार पत्रों की सुर्खियां बनता है, लेकिन जब अपराधी को सजा होती है तो उसका भी उतना ही प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि वो कापुरुष जो ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं उनकी आत्मा कांपे, उनका ऐसा कृत्य करने से पहले उनके अंदर भय व्याप्त हो। तो कहते हैं ना, भय बिन होए न प्रीत, तो इसीलिए कहा गया है कि उन लोगों को डंडे का जोर दिखाना पड़ेगा, और जो ये पीपल विद गोल्डन हैंड्स एंड आयरन फीट जो है, उन लोगों के मनोबल को गिराना पड़ेगा, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए वृत्ति और एनवायरनमेंट दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। अब आप कुछ मैं यही कहना चाह रही थी, मैम ने वैसे मेरी बात कंप्लीट कर दी है, लेकिन निर्भया कांड में ही अगर उसको सजा मिल गई होती तो शायद ये और केस नहीं हुए होते। हाँ, सजा मिलना मैम, 5 साल अगर उसको सजा अब मिलती है तो डिले नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, सजा में डिले ना हो। उधर से कोई, हाँ बताइए। सर, मैं इस जनमंच के प्लेटफॉर्म से एक आप लोगों को सुझाव देना चाहती हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, जो भी योजनाएं आप गर्ल्स से रिलेटेड चलाते हैं उसको एलिमेंट्स अच्छे से करें। जैसा कि सेल्फ डिफेंस की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, लेकिन एक दिन की क्लास में या 7 डेज़ की क्लासेस में कोई भी लड़की अपने आप को आत्मरक्षक नहीं बना सकती, आत्मनिर्भर नहीं बना सकती है। तो इसे कम से कम पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे ये क्लासेस स्टार्ट की जाए, क्योंकि ये डर जो हम लड़कियों में बाहर निकलते ही होता है, लड़कों को देख करके या संख्या को देख करके डर होता है, वो हम में से ख़त्म हो जाए और हम आपको अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना सकें। जी बिल्कुल, कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा, सेल्फ डिफेंस की बात तो होती है, लेकिन 7 दिन में कोई तीरंदाज नहीं बन सकता, कोई फाइटर नहीं बन सकता है। उसके लिए समय की ज़रूरत है। महज नारों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि धरातल पर जाने की ज़रूरत है। और कोई उधर से, जैसे हम ये बताया था कि कल हम महिला थाना गए थे, तो जहाँ वहाँ पे बात हो रही थी, जो कांस्टेबल्स थे अंदर जितने भी, उनसे हमने बात की, तो उन लोगों को यही नहीं पता था कि वहाँ पे कौन कौन से केस आप फाइल कर सकते हो। जैसे वो कह रहे थे यहाँ पे सिर्फ 498A और 406 के अलावा और कोई केस फाइल नहीं होता। उसके बाद हम लोग जाके जो SHO मैम थी उनसे मिले, उन्होंने कहा क्यों नहीं होता, यहाँ रेप का केस भी फाइल होता है। तो बोलते हैं कि जितने भी फीमेल रिलेटेड केसेस हैं वो सारे महिला थाना में फ़ाइल होने चाहिए, बट कांस्टेबल जितने भी थे वो कहते हैं यहाँ पे कोई भी केस फाइल नहीं होता। अगर ऐसा कोई केस हमारे पास आता है तो हम उसे दूसरी जगह भेजते हैं। और जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो, तो ये बहुत सही बात लगी मुझे। जैसे कि हम सिर्फ लड़कियों को ही ट्रेनिंग क्यों दें, हम लड़कों को ट्रेनिंग क्यों नहीं दें कि आप अपनी बहन, अपनी माँ को इतनी अच्छे से रखें। और जैसे हम घर में देखते हैं, बाकी यहाँ का तो नहीं पता, जैसे गांव में जाओ तो वहाँ पे औरतों की इतनी इज्जत ही नहीं करते। जैसे जो पापा होंगे वो अपनी वाइफ की, जो उनकी माँ होगी, उनकी इज्जत नहीं करते, तो बच्चा क्या सीखेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो हमें ठीक करनी चाहिए। उधर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं।
यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है कि महिलाएं सेफ नहीं हैं और इनके लिए ये ऐप बना दिया या कोई माध्यम चला दिया, ये सब कहने की बातें और डेली की बयानबाजी होती है कि महिलाओं के लिए ये सुरक्षा, महिलाएं रात को घर से क्यों निकलती हैं। हर तरह की नेताजी भी बयानबाजी करके चले जाते हैं और वो मंच पे आके भी कह के जाते हैं कि हम ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं, लड़कियों को एक जैसा समझा जाता है, लड़कों की बराबरी दी जाती है। ये सब कहने की बातें हैं। किसी के घर में आप किसी को ऐसा कुछ कैसे जान सकता है कि ये सच बोल रहे हैं। ये सब बातें हैं। लड़कियों की ऐसे मामले जयपुर में बहुत सारे हैं कि आप तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर ये गैंगरेप वाली बात बाहर आई है तो ये अब लड़की पे थोपा गया है कि लड़की झूठ बोल रही है। ये 100 बातें निकल के बाहर आई हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मैटर हैं कि आपको पता ही नहीं है उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो उनकी बातें कहाँ पहुँचे, वो कौन से मंच महिलाओं की सुरक्षा करने का पक्का अवसर भी मिले और उनमें खुद में भी ऐसी भावना पैदा हो। क्या पहले आप सुनते आए हो कि ऐसा महिलाओं के इतने रेप होते थे? लेकिन एक्सेप्शनल था, बहुत कम ऐसा होता था, एक्सेप्शन था। और आज हर शहर के अंदर रोजाना अपहरण हो रहा है। शहर में आज रोजाना द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और पहले अगर कोई था तो एक्सेप्शन था। ये तो सब जगह होगा। पुलिस को हम दोष नहीं दे सकते। पुलिस को दोष यूँ कहें कि पुलिस में भी है तो वकील जो लायर्स हैं उनमें भी ऐसे हैं, व्यापारियों में बस मिलेंगे। और शिक्षा जगत में मास्टरों के जवाब या कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। चलिए, यत्र सर्वत्र सब जगह नारी सुरक्षित नहीं है, आपका कहना ये है। उनको संस्कार देने होंगे। कुछ बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारे इसमें जो टीवी चैनल्स में जो प्रोग्राम आते हैं वो 1 घंटे में 5-5 इतने प्रोग्राम दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है जितनी उनकी टीआरपी बढ़ रही है उनकी टीआरपी बढ़ रही है और इधर हमारे यहाँ पे क्राइम बढ़ रहे हैं। तो लोगों को जो प्रोग्राम देखते हैं उससे उनको आइडियाज़ मिलते हैं
और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चैनल जो दिखा रहा है वो क्राइम जो करते हैं उन लोगों को दिखा रहा है कि आप क्राइम करके कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। आप सुरक्षित रहिए। चलिए, और कोई? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, कल मैं सर्वे पे गया था महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पे, तो वहाँ मैंने ये देखा, वहाँ एक केस पढ़ रहा था, तो उनसे मैंने देखा कि वो महिला ने, जब वो परेशान थी, इमरजेंसी में थी, उसने 1090 पे कॉल किया। वहाँ से रिप्लाई क्या आता है कि आप लिखित में दीजिए। जब कोई इमरजेंसी में है तो वो लिखित में क्या देगा, आप उतने टाइम हेल्प तो कीजिए, उसके बाद लिखित में ले लीजिए। फिर उनने एक नंबर उसको रेफ़र किया कि आप इस पे बात, उनने भी यही बोला थाने वालों ने कि आप ये इस पे लिखित में दीजिए। अब कोई ज़रूरी में है, वहाँ लिखित में कोई नहीं दे सकता। आप इमरजेंसी दे रहे हैं तो इमरजेंसी सेवाएँ भी दीजिए। चलिए, थैंक यू। और भाई? यस। हमारे देश की इतनी बड़ी विडंबना है, हमने उसे निर्भया बुलाया जो जस्टिस के लिए लड़ते लड़ते जिसने अपनी जान दे दी। उसने क्या मैसेज किया सोसाइटी को? क्या हमें ये मैसेज मिला कि आज लड़कियां निर्भया हैं? क्या हम निडर बन पाई? हम नहीं बन पाई। निर्भया हमने उसे बुलाया जिसने अपनी जान दे दी और उसे जस्टिस नहीं मिली है। अगर आप उसी समय उसके सामने उसके रेप विक्टिम्स को पनिश किया होता आपने, तब हमें ये मैसेज मिलता कि हम निडर हैं, पर हम निडर नहीं बन पाई। रेप केसेस चलते ही गए। जब पुलिस वाले ये बोलते हैं कि अगर किसी लड़की किसी लड़के को जानती है तो वो लड़का, वो कंसेंट था अगर रेप होता है तो ये रेप है। हमारी मेंटालिटी में प्रॉब्लम है, हमारी सोच बड़ी नहीं हो पा रही है। चलिए, सोच बदलेगा तब देश बदलेगा, ये निकल कर आ रहा है। इसके अलावा समाज की सोच बदलने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ कानून सख्त हों और संवेदनशील बनने की भी ज़रूरत है, व्यवस्थाएं सुधारने की ज़रूरत है। चलिए, कब व्यवस्था सुधारेगी, लेकिन इस जनमंच के माध्यम से आप, हम सब ये संकल्प तो ले ही सकते हैं कि मेरे सामने कम से कम किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा और मैं कभी ज़िंदगी में किसी महिला के साथ अत्याचार न करूंगा और न करने दूंगा। तो शायद मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। आज के जनमंच में इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ किसी अलग जगह पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।